हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज में हम लोग लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल, पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च, वॉलवॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन। इन तीनों ऑप्शन में बेटा आप देखेंगे तो रिजर्व फूड मटेरियल की बात किया हुआ है और फोर्थ वाले में पिगमेंट की बात किया हुआ है। जब भी हम एल्गी पढ़ते हैं तो एल्गी के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पर बात करते हैं। बेटा एल्गी के क्वेश्चन पर बार बार क्लास में फोकस किया गया था कि या तो पिगमेंट बेसिस होता है क्वेश्चन पूछने का और या तो रिजर्व फूड मटेरियल बेसिस होता है क्वेश्चन पूछने का। और एल्गी में एक बात और पूछी जाती है एग्जाम्पल। इन तीनों का कॉम्बो है ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन। तीनों का कॉम्बो है बेटा। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मेंबर्स किस क्लास ऑफ एल्गी के हैं, फिर देखना होगा कि ये रिजर्व फूड मटेरियल किस क्लास ऑफ एल्गी के हैं, देखना होगा कि ये पिगमेंट किस क्लास ऑफ एल्गी का है। तो हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। बेटा एल्गी में हमने पढ़ा था पिगमेंट कंपोजिशन। हमने बताया था कि एल्गी में दो क्लास के पिगमेंट होते हैं, एक होता है मेन पिगमेंट और एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट। बेटा मेन पिगमेंट में हमने बताया था कि क्लोरोफाइसी, वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ एल्गी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लोरोफाइसी है। उसमें जो पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ए के साथ बी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है और जेंथिन का वायलाजेंथिन, एंथ्राजेंथिन और जियाजेंथिन पाया जाता है। इसके अलावा फियोफाइसी की अगर बात करेंगे सेकेंड क्लास ऑफ एल्गी तो वहां पर क्लोरोफिल का ए पाया जाता है और सी पाया जाता है। साथ ही साथ अगर एक्सेसरी पिगमेंट की बात करोगे तो वहां पर बीटा कैरोटीन होता है और जेंथिन का फ्यूकोजेंथिन एग्जिस्ट करता है। कौन सा जेंथिन? फ्यूकोजेंथिन एग्जिस्ट करता है। अगर हम रोडोफाइसी के पिगमेंट पर जाते हैं तो ए के साथ डी होता है और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जेंथिन का वहां पर तीनों वर्जन एग्जिस्ट करता है जो हमने ग्रीन एल्गी में डिस्कस किया था। और वहां पर एक एक्स्ट्रा क्लास ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं फाइकोबैलेंस। फाइकोबैलेंस के दो वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोअरिथ्रिन। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें बेटा तो क्लोरोफाइसी में हमने बताया था कि टिपिकल टाइप का स्टार्च पाया जाता है जो हायर प्लांट में पाया जाता है। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की तो ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है लेमिनेरियन स्टार्च प्लस मैनिटॉल और ऑयल का कहीं कहीं पर स्टोरेज देखा गया है। अगर हम बात करें रेड एल्गी की तो रेड एल्गी में हमने बताया था कि फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। अगर यूलोथ्रिक्स की बात करें बेटा तो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा का मेंबर है। पोरफायरा की बात करें तो ये रेड एल्गा का मेंबर है। वॉलवॉक्स की बात करें तो ये ग्रीन एल्गा का मेंबर है। अगर हम एक्टोकार्पस की बात करें तो एक्टोकार्पस होता है ब्राउन एल्गा। तो अब मैच कराएंगे, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाएगा। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गा है, स्टार्च पाया जाएगा। पोरफायरा रेड एल्गा है, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाएगा। लेकिन मैनिटॉल तो अभी हमने बताया कि किसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ब्राउन एल्गा का। और यहां पर हमने बताया कि ये ग्रीन एल्गा है। तो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। बेटा थर्मल पावर प्लांट के जो पार्टिकुलेट मैटर थे उनको रिमूव करने के लिए हमने एक डिवाइस आपको बताई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर कुछ हाईली कंडेंस वायर होते हैं। उन वायर्स में जब हम वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है जिससे एक डिस्चार्ज कोरोना का फॉर्मेशन होता है। और डिस्चार्ज कोरोना जो होती है इलेक्ट्रॉन एमिट करती रहती है। जब पार्टिकुलेट मैटर उसके पास से गुजरते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन दे देता है जिससे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। आगे जब जाते हैं तो वहां पर कैथोड की कुछ प्लेट्स होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकुलेट मैटर को क्या करती हैं, अपने साथ
होल्ड कर लेती हैं। इस तरीके से जो इम्प्योर एयर होता है वो प्योर एयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसका राइट ऑप्शन होगा। इंसिनरेटर का कोई लेना देना नहीं है थर्मल पावर प्लांट से। ये हॉस्पिटल के वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसको डिस्कार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको हम बताए थे कि ये यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के साइलेंसर में। एसटीपी का भी इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से है। द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन है बड़ा टिपिकल सा। मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ाए तो बताया कि जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं उनका 3 वर्जन नेम आपको जानना चाहिए, हिंदी नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम। क्योंकि यहां देखो जो प्लांट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, मस्टर्ड इंग्लिश नेम है, गुलमोहर हिंदी नेम है, कैसिया ये साइंटिफिक नेम है, दतूरा साइंटिफिक नेम है, चिली ये क्या है, इंग्लिश नेम है। प्लस हमने बताया था कि उन प्लांट्स की फैमिली पता होना चाहिए और उस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होना चाहिए। अब आते हैं उस टर्म के ऊपर, जाइगोमॉर्फिक। बेटा फ्लावर का टाइप पढ़ाए थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पर फ्लावर 2 तरह का होता है, एक एसिमेट्रिकल फ्लावर और एक सिमेट्रिकल फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर की मीनिंग है कि फ्लावर को जब हम वर्टिकली प्लेन से काटेंगे तो फ्लावर कभी भी 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा। उसका एग्जाम्पल दिए थे कैना। सिमेट्रिकल फ्लावर का मतलब होता है कि फ्लावर को जब हम वर्टिकली कट करते हैं तो फ्लावर 2 बराबर भाग में कट जाता है। बेटा जब फ्लावर किसी एक सिंगल प्लेन से 2 बराबर भाग में कटता है तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, और जब किसी भी प्लेन से फ्लावर 2 बराबर भाग में कट जाता है तो बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। बेटा आपके सिलेबस में जो फैमिलीज दी गई हैं उसमें केवल और केवल फैबेसी में जाइगोमॉर्फिक कंडीशन एग्जिस्ट करता है। रेस्ट ऑफ द फैमिलीज लाइक ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, सोलोनेसी के पास ये वाला सिमेट्री होता है। तो अब देखेंगे कि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन वाली फैमिली के कौन कौन से प्लांट हैं। बेटा मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का मेंबर होता है, दतूरा सोलोनेसी का मेंबर होता है, चिली सोलोनेसी का मेंबर होता है, गुलमोहर और कैसिया ये दोनों फैबेसी के मेंबर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें पूछा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड सी। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस क्या हैं, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement cannot be connected to predation? cannot be connected to predation। आपको हमने predation का फंक्शन पढ़ाया था, बताया था कि जो predation है उसमें predators का काम होता है इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम के लिए टॉप रेगुलेटर का काम करते हैं। ये टॉप पे बैठा हुआ प्रीडेटर अगर किसी वजह से इकोसिस्टम से दूर चला जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसको खाना बंद कर देगा, इसका नंबर बढ़ेगा। यानी लोअर ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, और ये जब पार्टी करेंगे तो इनका नंबर क्या होगा, घटेगा। और ये जब घटेंगे बेटा तो इनका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोगों को बड़ी अच्छे से पता है कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसी भी इकोसिस्टम में होता है उसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर हर्बीवोर्स होते हैं जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कॉर्निवोर्स होते हैं जिन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर टॉप कॉर्निवोर पाए जाते हैं। बेटा ये कौन है, कॉर्निवोर हैं। क्या कॉर्निवोर कभी भी इस प्लांट को खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब जब प्लांट को नहीं खाएंगे तो प्लांट बचेगा, ये भूखों मर जाएंगे। फिर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, और ये प्लांट्स भी आपस में इंट्रा स्पेसिफिक एज वेल एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन करके मर जाएंगे। कंपटीशन किस बात को लेकर होगा, लाइट की स्कार्सिटी को लेकर होगा, वाटर की स्कार्सिटी को लेकर होगा, मिनरल की डिफिशियंसी को लेकर होगा, शेल्टर को लेकर होगा, नंबर ऑफ लेवल के कंपटीशन यहां पर होंगे। और ये प्लांट भी धीरे धीरे क्या होंगे, निपटने लगेंगे। पूरी प्रेडेशन सीरीज एक तरीके से क्या हो जाएगी,
ध्वस्त हो जाएगी। तो प्रेडेशन का फंक्शन आपको पता है तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आप निकाल ले जाएंगे। अब पढ़ते हैं, इट माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज। वेरी यस, प्रेडेटर्स जो होते हैं दो तरीके से किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन करा सकते हैं, या तो वो अपने प्रे स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें और या तो प्रेडेटर खुद ही विदा हो जाएं। अगर प्रेडेटर खुद विदा हो जाएंगे तो पूरी प्रेडेशन सीरीज फ्लॉप कर जाएगी और वो स्पीसीज क्या कर जाएगी, एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है किससे, प्रेडेशन से। दूसरा कह रहा है बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। कोई बेटा अगर आपको प्रेडेशन वाला रिश्ता पता हो, दो पार्टनर जिसमें एक था बेनिफिट गेटिंग पार्टनर जिसको हमने प्रेडेटर कहा था और एक था हार्म्ड पार्टनर जिसको हमने प्रे कहा था। प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप चलता है प्रेडेशन में, और यहां बोल रहा है बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। यहां का रिश्ता प्लस माइनस का होता है, माइनस माइनस का रिश्ता हमने पढ़ा है कंपटीशन के केस में। तो यही वाला वो ऑप्शन है जो एग्जामिनर जानना चाह रहा था, वो हमें मिल चुका है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज नेसेसिटेटेड बाई नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। वेरी यस, प्रेडेटर्स का काम होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करें। अभी हमने बताया कि प्रेडेटर्स कौन सा बेटा, टॉप रेगुलेटर होते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। वेरी यस, इकोसिस्टम की जो कम्युनिटी होती है उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। ध्यान दो, मियोसिस का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का क्या कैरेक्टराइजेशन है बेटा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए जाने जाते हैं, और रिकॉम्बिनेशन का जो प्राइमरी वे होता है इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर आप देखेंगे यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन में मेंशन है, तो ऑप्शन सीधे सीधे होगा सेकंड वाला। रेस्ट आप जो टर्म्स दिए गए हैं जैसे बाईवैलेंट है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग से बनता है बाईवैलेंट ड्यूरिंग द जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1, और इसकी जो अटैचमेंट साइट होता है वहां पर बनता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और टर्मिनलाइजेशन होता है फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 पर जिसे कहते हैं डायाकाइनेसिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बेटा सेकंड वाला, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। इसी सीरीज में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। बेटा माइटोटिक सेल डिवीजन को हमने कहा था सोमैटिक सेल डिवीजन और इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों बोला था? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के जैसा ही होता है किसमें? नेक्स्ट जनरेशन की सेल्स के पास। ध्यान देंगे यहां पर क्यों होता है? क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हमने आपको बताया था, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। ध्यान देंगे माइटोसिस के रिलेटेड स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल का मूवमेंट अपोजिट पोल बेटा ये माइटोसिस में भी होता है और मियोसिस में भी होता है। अगर सेंट्रियोल मूव नहीं करेगा इन केस ऑफ एनिमल सेल तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा तो फिर क्रोमोसोम का सेपरेशन थोड़ा क्या हो जाएगा? दिक्कत भरा हो जाएगा। अगर सेल किसकी है? एनिमल की है। तो ये होता है एनिमल सेल की माइटोसिस में सेंट्रियोल का मूवमेंट रिपोर्ट किया गया है ड्यूरिंग माइटोसिस एज वेल एज ड्यूरिंग मियोसिस। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है रिगार्डिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। दूसरा वाला स्टेटमेंट पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। माइटोसिस में कभी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है। तो करेक्ट वाला ऑप्शन क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या होगा? सेकंड वाला होगा। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स। बेटा ये माइटोसिस में भी होता है और मियोसिस में भी होता है, क्योंकि सेल माइटोसिस और मियोसिस में एंटर करती है आफ्टर यस फेज, आफ्टर G2 फेज, आफ्टर G1 फेज। दीज आर द फेजेज ऑफ इंटरफेज, और थ्रू आउट द इंटरफेज हमने पढ़ा है कि डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन।
फिर जब वो सेल एंटर करता है डिवीजन वाले फेज में तो क्रोमेटिन कंडेंस करता है और बनता है क्रोमेटिड जो एक्चुअल क्रोमोसोम होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, वेरी यस। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच करेगा? काइनेटोकोर से ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या है? गलत। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन? ध्यान बेटा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टाइप में हमने 2 टाइप के कंजर्वेशन पढ़े। एक था XC2 कंजर्वेशन और एक था इन सीटू कंजर्वेशन। मजे की बात है कि XC2 से भी इस बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन था और इन सीटू से भी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन था। XC2 कंजर्वेशन को पढ़ाया था ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी जो जहां पर है वहां उसे कंजर्व नहीं किया जा सकता है, उसे कहीं और ले जाकर कंजर्व करना। और इन सीटू कंजर्वेशन में बताया था ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन की 4 टूल्स हमने डिस्कस किए थे। एक तो नेशनल पार्क बना के हम ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बना के हम ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं, तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के हम ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं, चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर हम लोग बनाते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। क्या बनाते हैं बेटा? सैक्रेड ग्रुप्स। ये 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं इन सीटू कंजर्वेशन के। ये वो हाउसेस हैं बेटा नेचर के जहां पर हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। उन्हीं हाउसेस में एक नेशनल पार्क यहां पर दिया हुआ है, ओपन एंड शट केस है, नॉट ए मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन। यानी ये तो हम इन सीटू में पढ़े हैं, यहां XC2 में क्या कर रहा है? रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, माइक्रो प्रोपेगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब XC2 कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी होती है। ये टिश्यू कल्चर में करते हैं। टिश्यू कल्चर चूंकि लैब में होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन। यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है, यानी लैब में फर्टिलाइजेशन, तो ये भी क्या होगा? XC2 कंजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करता है और उसमें हम सेल को बड़े दिनों तक लिविंग स्टेट में रख लेते हैं और यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये सारे टूल्स जितने भी दिए गए हैं किसके टूल्स हैं? XC2 कंजर्वेशन के हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट वाला, नेशनल पार्क। क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following plant shows vertically estivation and diadelphous stamens? बेटा वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये हमने पढ़ा है फैबेसी में। किस में पढ़ा है? फैबेसी में। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में होता क्या है? एक पोस्टीरियर पेटल होती है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, और 2 लैटरल पेटल्स होते हैं जिसको बोला जाता है विंग, और 2 एंटीरियर पेटल्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं कील। और इसी ट्रेंड को बोला जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फैमिली फैबेसी का। किसका? फैमिली फैबेसी के मोस्ट ऑफ द मेंबर में पेटल की जो कंडीशन होती है वो यही वाली होती है। डाइएडल्फस कंडीशन ये पढ़े थे कहां पर? ये भी फैबेसी में ही पढ़े हैं। डाइएडल्फस का मतलब यहां पर जो स्टामेन होता है वो फ्यूज करता है विद द हेल्प ऑफ देयर फिलामेंट और बंडल बनाता है 2, तो बोलेंगे डाइएडल्फस। अगर बंडल बनता है 1 तो बोलते हैं मोनोएडल्फस। अगर बंडल बनेगा 2 से अधिक तो बोलते हैं पॉलीएडल्फस। यहां चूंकि डाइएडल्फस की बात कर रहा है यानी बंडल बनेगा कितना? 2। ध्यान दो बेटा, यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 9 जो स्टामेन्स होते हैं एक साथ फ्यूज होते हैं और एक अकेला रहता है, बोलते हैं 9+1 अरेंजमेंट। ये दोनों कंडीशन फैमिली फैबेसी में एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर सीधे सीधे प्लांट दिया हुआ है पाइसम सेटाइबम। बेटा करेक्ट आंसर होगा पाइसम सेटाइबम, क्योंकि इसकी फैमिली क्या है? फैबेसी। एलियम सेपा दिया हुआ, इसकी फैमिली है लिलिएसी। सोलेनम नाइग्रम दिया हुआ है, इसकी फैमिली है सोलोनेसी। कॉल्चिकम ऑटमनेल दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा कॉल्चिकम ऑटमनेल की फैमिली है लिलिएसी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला पाइसम सेटाइबम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा लेंथ बड़ा है, ये रीडिंग एबिलिटी आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है डिकम्पोजिशन इज ए प्रोसेस इन विच द डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ओके, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। बेटा डिकम्पोजिशन पढ़ाए थे तो डिकम्पोजिशन में एक प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन का, जिसमें बताए थे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो टूटता है, छोटे छोटे पार्टिकल में बनता है बेटा, उसके ऊपर वर्क करते हैं कौन, डेट्रिटस फीडिंग एनिमल्स, और वो एनिमल्स फर्दर उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं और फिर फाइनली माइक्रोबियल एक्शन होता है, बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करते हैं और वो सिंपलर सबस्टेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा डिकम्पोजिशन से रिलेटेड जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए प्रोसेस इन विच द डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस बाय माइक्रोब्स, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट पर आते हैं, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन पढ़ा गया है, जिसमें हम बताए थे कि एरोबिक कंडीशन होना चाहिए, हॉट कंडीशन होना चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन अगर ये वाले हैं तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्ट होगा। कूल होगा, ड्राई होगा, अगर एनएरोबिक एनवायरनमेंट होगा तो डिकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। साथ ही साथ जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर टूटने वाला है इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, अगर उसमें लिग्निन और काइटिन की मात्रा है तो डिकम्पोजिशन की रेट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। लेकिन अगर वहीं पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये बोल रहा है डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो बेटा ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर जो आप ऑप्शन पे जाते हो, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये ऑप्शन नहीं बनने वाला है बेटा। ऑप्शन हमें मिल गया है सेकंड वाला। ध्यान देंगे, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका ऑप्शन निकालना उतना ही आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकालना टफ नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहां पर बहुत ज्यादा दी गई होती है। ध्यान दें बेटा, ये जो अगला क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर के रिगार्डिंग है। हमने आपको पढ़ाया था काइटिन के बारे में, और काइटिन के बारे में बताया था कि काइटिन पाया जाता है इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, किसका बना है बेटा, ओपन एंड शट क्वेश्चन है, काइटिन का बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी लेंथ क्या है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में डरावना हो सकता है। अगर रीडिंग एबिलिटी है तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से इसका ऑप्शन निकाल लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। ध्यान दे बेटा, जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट था वुड का वो था हार्टवुड। क्या था, हार्टवुड। और हार्टवुड को बोले थे इनएक्टिव वुड। इनएक्टिव वुड क्यों बोले थे, क्योंकि वहां पर जो जाइलम के वेसल की ल्यूमेन होती है, जाइलम के ट्रैकेट की ल्यूमेन होती है, उसमें वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। लिग्निन का एक्सेसिव डिपोजिशन होता है बेटा, टैनिन का एक्सेसिव डिपोजिशन होता है। उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। बेटा ये बिल्कुल सही है। डिपोजिशन ऑफ organic compounds like tannin and resin in the central layer of stem, ये भी सही है। deposition of suberin and aromatic substances in the outer layer of stem। बेटा सुबेरिन का डिपोजिशन हार्टवुड में नहीं होता है। सुबेरिन का डिपोजिशन हम लोग पढ़े हैं कॉर्क सेल्स में होता है, जिसकी वजह से कॉर्क सेल क्या कर जाती हैं, डेड कर जाती हैं।
फिर हमने पढ़ा है कैस्पेरियन स्ट्रिप में एंडोडर्मिस के केस में, लेकिन सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं पढ़ा है हार्टवुड के केस में। तो इसका आपको पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिपोजिशन ऑफ टैनिन, गम, रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम। पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम हार्टवुड नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, गलत है। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ध्यान दो बेटा, हार्टवुड के केस में पैरेन्काइमा की प्रेजेंस नहीं होगी, वहां पर स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए एंड बी। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्रोमोसोम के टाइप से। किससे बेटा, क्रोमोसोम के टाइप से है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उससे बिलोंग करता है क्वेश्चन। मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक पढ़ाए थे। On the basis of position of centromere and length of chromatid arms, क्रोमोसोम की 4 क्लास होती है। वन इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब जो क्रोमेटिड आर्म्स होगी उसकी साइज क्या होगी, एक बराबर होगी, और सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी इन द मिडिल। एक्रोसेंट्रिक का मतलब एंड ऑफ क्रोमोसोम पर पाया जाएगा क्या, सॉरी अबाउट टू एंड पाया जाएगा क्या, सेंट्रोमियर की पोजीशन। और एक बहुत छोटा आर्म होता है और एक क्या होता है, काफी बड़ा आर्म होता है क्रोमेटिड का। सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर पाया जाता है कौन, सेंट्रोमियर, जिससे एक बड़ा और एक थोड़ा छोटा पाया जाता है क्रोमेटिड आर्म। और टीलोसेंट्रिक के केस में एट द एंड ऑफ क्रोमेटिड पाया जाता है कौन, सेंट्रोमियर। अब पढ़ते हैं, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। बेटा ये एक्रोसेंट्रिक के साथ मैच कर रहा है। सेंट्रोमियर एट द क्रोमोसोम टर्मिनल एंड, ये टीलोसेंट्रिक के साथ मैच कर रहा है। सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। ध्यान देंगे बेटा, इक्वल आर्म्स मेटासेंट्रिक में होता है और सब मेटासेंट्रिक 4। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। अब इसमें आप मैच करा लेंगे तो बी का फर्स्ट, देखिए बी का फर्स्ट किस में दिया हुआ बेटा, बी का फर्स्ट डी वाले ऑप्शन में है। फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाएगा। ए का थर्ड, ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का 4, ठीक है, और डी का 2 ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? ध्यान दो बेटा, केस स्टडी जब हमने पढ़ा था तो बोला था एयर पोल्यूशन से बचने के लिए दिल्ली में इंटायर फ्लीट जो थी वो डीजल की शिफ्ट कर दी गई थी और वहां पर सीएनजी बसेस लॉन्च की गई थी। सीएनजी का जो इंजन होता है बेटा वो थोड़ा मॉडिफाइड होता है, एकदम अलग होता है किससे, डीजल वाले से। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट कन्वर्जन इज वेरी लो। बेटा ये पूरी तरीके से गलत है। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज चीपर देन डीजल, वेरी यस। बेटा सीएनजी की गाड़ियों से चलना सस्ता है एज कंपेयर टू डीजल की गाड़ी। इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, वेरी यस। डीजल के जैसे, पेट्रोल के जैसे एडल्ट्रेशन यानी मिलावटखोरी नहीं हो सकता है सीएनजी के साथ। सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं रिगार्डिंग सीएनजी, ये वाला इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बिलोंग करता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ग्लाइकोलिपिड, वेरी यस।